डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद न्यायिक सेवा क्षेत्र में तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती है। बिहार सरकारी वकील की 553 पदों की जो विज्ञप्ति हुई है उसकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। 6000 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए लगभग बैठेंगे। रिजल्ट अतिशीघ्र 9 अप्रैल को घोषित होने की घोषणा हुई है। 9 अप्रैल तक घोषित कर देंगे। यह परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें 45 साल तक के लोगों को बैठने के लिए अनुमति दी गई थी। इसीलिए इसमें अधिकतम लोग मेंस परीक्षा में शामिल होंगे। अतः आपकी सीट इस परीक्षा में कैसे सुनिश्चित हो, यह एक बहुत चुनौती का विषय है। आप कैसे क्वालिफाई करें और इंटरव्यू फेस करने के लिए पा जाएं, यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है। इसी को सामान्य बनाने के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं और इस 553 में आपकी एक जगह कैसे सुनिश्चित हो, इसका राज हम बताने जा रहे हैं। बिहार एपीपी मेंस में कैसे सफल हों, ये तो ज़रूर लिखा है, लेकिन बिहार एपीपी मेंस कैसे लिखें, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको एक अच्छे अंक उपलब्ध हो जाए। इस परीक्षा में 6000 मेंस बहुत होता है, बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन आपकी एक गलती आपको बाहर कर सकती है। ध्यान से सुनिए। बिहार की विज्ञप्ति 553 पोस्ट 553 पोस्ट के लिए हुई थी एपीपी, जिस पर 9 अप्रैल को जो सुनाई दे रहा है, प्री का रिजल्ट आएगा, उसमें 6000 विद्यार्थी मेंस देंगे। अब इस परीक्षा में 6000 में आपके पास इंटरव्यू के लिए इसी का 2.5 गुना लिए जाएंगे, यानी 5, इसको 11 अगर मान के चलें हम, 5 दूनाई 10, अगर 13 से 1400 स्टूडेंट लिए जाएंगे, 1400 स्टूडेंट इंटरव्यू में, फिर उनमें आपको कैसी जगह बनानी है आप सुनिए। हमने आपको पहले ही बताया था, इसका सिलेबस है इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 सब्जेक्ट इसके हैं लॉ में, और उसके बाद एक माइनर एक्ट है जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं। उन 6 सब्जेक्टों में करप्शन एक्ट, SC/ST एक्ट, दहेज परिच्छेद अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव, 6 एक्ट हैं। आपका चुनौतीपूर्ण एक्ट ये माइनर एक्ट है। हम सभी विषयों पर आपको बता रहे हैं, जो भी आप अध्ययन करें, लेकिन इस माइनर एक्ट को आपको अपने कब्जे में रखना होगा। माइनर एक्ट पे हमने 2 बैच पढ़ा दिए। तीसरी बैच हमारी 12 तारीख को शुरू होगी। 12 तारीख को 2 बैच शुरू होंगे, एक बैच मॉर्निंग, एक इवनिंग। दोनों बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उपलब्ध रहेंगे। एक मॉर्निंग, एक इवनिंग, दोनों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलेंगी। चलते चलते जो आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा है, आप के अंदर दूर कर दें। माइनस मार्किंग होने की वजह से अगर आपके 125 अंक हैं तो आप मेंस परीक्षा पा जाएंगे, जैसा कि अनुमान है। बाकी तो कमीशन क्या करता है, कैसे करता है, ये बताना मुश्किल है। अब आइए देखें विषयों को हम कैसे अध्ययन करें। माइनर एक्ट पे जो 6 विषय हैं
उन पर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट एक एक प्रश्न, यानी एक एक सब्जेक्ट के 5 से 6 प्रश्न, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको हम पढ़ा देंगे। और उन 32 क्वेश्चन को अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन आपके पते पर हम भेज देंगे। वो 32 क्वेश्चन ऑनलाइन आपके एड्रेस पे, भारत में आप कहीं भी हों, विदिन 5 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे चले जाएंगे। और अगर ऑफलाइन है तो आपके क्लास में वो उपलब्ध रहेंगे। वो सारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उनके उत्तर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों उपलब्ध हैं। इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तीनों को हम कैसे तैयार करें, इस पर हम बताने जा रहे हैं। तीनों कैसे आपके तैयार हों। आपकी माइनर एक्ट की समस्या समाप्त हो गई है। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट कैसे तैयार करें, तो हम बता दें आपको, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में अगर आप बिहार के हैं तो थोड़ा सा आईपीसी आपकी चुनौतीपूर्ण है। आईपीसी आपकी चुनौतीपूर्ण है। माइनर एक्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास रहेगी, इसकी हम मेजर और माइनर दोनों की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं। माइनर की जो मेरी क्लास रहेगी ऑफलाइन, उसकी फीस 4,000 रुपये है। 2,000 आपको पहले देना पड़ेगा, 2,000 आपको 10वें दिन बाद देना पड़ेगा। ऑफलाइन की 3500 रुपये है, जिसको वन टाइम ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आइए इनके सफल होने का गुण हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आईपीसी पर आपको आवश्यकता से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आईपीसी आपके यहाँ सिविल जज में नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा इग्नोर आप करते हैं। आईपीसी में सफल होने का गुण कि आईपीसी को 2 पार्टों में बांटना पड़ेगा। बिहार के क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं, उनकी प्रॉब्लम आती है और थ्योरी आता है। थ्योरी में किन किन प्रश्नों पर हम जाएंगे हम आपको बता रहे हैं, सिलसिलेवार सारे प्रश्नों को। आईपीसी में हमारा पहला प्रश्न रहेगा ज्यूरिडिक्शन पर। हमारा इंडियन पेनल कोड इंटरनल ज्यूरिडिक्शन और एक्सटर्नल ज्यूरिडिक्शन, यानी भारत के अंदर कहाँ तक अप्लाई है और भारत के बाहर कहाँ तक अप्लाई है, सेक्शन 2, 3, 4, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से रहेगा। अब हमारा आईपीसी का दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 34 यानी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, दोनों की प्रोविजन, दोनों का डिफरेंस, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य की, इस पर केस आपको देना जरूरी है अंतर पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है जनरल एक्सेप्शन पे। आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से सुनिए। जनरल एक्सेप्शन को कई क्वेश्चन आपके पास हैं जो बिहार पूछता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण, आप बार सोच रहे हैं बिहार पूछता है, माने पहले आईपीसी थी वहाँ पूछा गया। तो जनरल एक्सेप्शन में आप पहला क्वेश्चन सेक्शन 76 से तैयार करेंगे, यानी बाउंड बाय लॉ, अगर कोई विधि द्वारा आबद्ध किसी कार्य के लिए तो उसका कार्य कब माफी योग्य है, एक तो आप ये पढ़ेंगे। दूसरा मेंस का क्वेश्चन उनका है कि पागलपन में किया गया कार्य क्या माफी योग्य है, और तीसरा है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के स्पेशल, वह है कि अगर आप नशे में कोई काम करते हैं, शराब के किसी के नशे में कोई काम करते हैं, वह नशा चाहे वॉलंटरली हो या नॉलेज से या बिना नॉलेज के, यानी मत्तता का बचाव कहाँ तक आईपीसी में दिया गया, यानी 85-86 पर एक क्वेश्चन उनका रहता है। फिर उनका मेंस का क्वेश्चन आता है प्राइवेट डिफेंस परिभाषित करते हुए कब बताइए कि इसके प्रतिरक्षा में आक्रमणकारी की मृत्यु की जा सकती है, चाहे शरीर की चाहे संपत्ति की, दोनों आपको लिखना पड़ेगा।
अब जनरल एक्सेप्शन से शुरू करिए, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आती हैं। जनरल एक्सेप्शन की प्रॉब्लम आती है, पहली प्रॉब्लम आती है दुर्घटना से, धारा 80 से। 80 से आपको प्रॉब्लम पहली लेनी पड़ेगी। 81 से दूसरी प्रॉब्लम आपकी आती है। तीसरी प्रॉब्लम आपकी वायलेंटली नॉन फिट इंजरी, यानी धारा 87, 88, 89, 90, 91, 92, इन सेक्शनों के सारे दृष्टांत से वो समस्या बनाते हैं। यहाँ से पूछेंगे और 94 तक, यानी 87 से 94 तक वो दृष्टांत से प्रॉब्लम बनाएंगे, प्राइवेट डिफेंस से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आईपीसी में आपसे पूछेंगे अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी पे, जिसमें अबेटमेंट पे प्रॉब्लम रहेगी, अबेटमेंट पे। फिर हम डायरेक्ट आते हैं कल्पेबल होमोसाइड एवं मर्डर पे, यानी आपराधिक मानववध एवं हत्या को स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर बताइए और कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से, और इस पे प्रॉब्लम फिर नीचे रहेंगी। हत्या, कल्पेबल होमोसाइड एंड नेग्लिजेंट डेथ, उपेक्षा से मृत्यु, इनमें अंतर आपको लिखना पड़ेगा। और फिर वही प्रॉब्लम रहेगी कि डॉक्टर साहब ने साधारण चाकू से ऑपरेशन कर दिया, मरीज मर गया, कौन सा ऑफेंस बनेगा, या डॉक्टर छूट जाएंगे। इसके बाद आपका छोटे छोटे टिप्पणियाँ रहेंगी। साधारण उपहति, गंभीर उपहति, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। दूसरा सदोष अवरोध, सदोष परिरोध पे टिप्पणी रहेगी। हमला और आपराधिक बल पे टिप्पणी रहेगा। फिर फुल क्वेश्चन रहेगा किडनैपिंग एबडक्शन पे, बेपहरण अपहरण, किडनैपिंग एबडक्शन। बेपहरण से आप क्या जानते हैं, आवश्यक तत्वों सहित वर्णन कीजिए और अपहरण से अंतर बताइए। फिर इसमें प्रॉब्लम रहेगी अंदर, 17 वर्षीय बालिका किसी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, वगैरह वगैरह करके प्रॉब्लम बनाएंगे, वो हम प्रॉब्लम आपको देंगे सब। किडनैपिंग से ये क्वेश्चन आपको रहेगा। फिर आपका जो नए चैप्टर जुड़े हैं निर्भया केस के बाद, नए नए संशोधन पे, उस पे रहेगा। शॉर्ट नोट ऑन स्टॉकिंग, यानी पीछा करना। सेक्सुअल एसल्ट पे शॉर्ट नोट रहेगा। स्त्री लज्जा भंग पे शॉर्ट नोट रहेगा, इत्यादि। गैंग रेप पे शॉर्ट नोट रहेगा। फिर आते हैं चोरी, लूट, डकैती। चोरी, लूट, डकैती तीनों पर आपको तैयार करना है। एक्सटॉर्शन, चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, चारों को तैयार करके उनमें डिफरेंट आपको देखना है, क्या क्या डिफरेंट है उनमें। तो चोरी की परिभाषा आवश्यक तत्व, एक्सटॉर्शन से अंतर। लूट की परिभाषा आवश्यक तत्व, डकैती से अंतर। इस तरीके से तैयार करना है। प्रॉब्लम आपकी रहेंगी, एक दो बदमाश ट्रेन में घुसते हैं, किसी की घड़ी छीन लेते हैं, जब वो चिल्लाता उसको थप्पड़ मार के ट्रेन से कूद के भाग जाते हैं, कौन सा अपराध मेड आउट होगा, ये प्रॉब्लम आपकी बना देंगे। तो ये चोरी, लूट, डकैती से आपका होगा। और फिर जा कर के अपराध की स्टेज, अपराध के कौन कौन से चरण हैं, आपराधिक प्रयत्न को समझाइए। असंभव प्रयत्न क्या है, बिहार का प्यारा क्वेश्चन है असंभव प्रयत्न। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेंसूरिया, मेंसूरिया पे एक शॉर्ट नोट आप लिखिए। तो ये पूरी आईपीसी मैंने आपको कंट्रोल कर दिया। आईपीसी में हमने 7 पेपर बनाए हुए हैं, 7 पेपर्स। उनमें एक एक पेपर में लगभग 10-10 सवाल हैं, 8 सवाल 10 सवाल हैं। साथ ही साथ एक पेपर स्पेशल केवल प्रॉब्लम की हैं, करीब उसमें 10 से 12 प्रॉब्लम हैं। 7 पेपर अगर आप हल कर दें तो बिहार का कोई क्वेश्चन उसमें से बचेगा नहीं। अब आते हैं हम लोग सीआरपीसी पे। क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी कैसे तैयार करें। क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी एक चैलेंजिंग विषय है। इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि जहां प्रक्रिया विधि रहेगी वहीं चैलेंजिंग रहेगा। प्रक्रिया विधि जो होती है वो प्रक्रियात्मक होती है, वो
कोर्ट के अंदर ही देखने पे समझ में आती है, थ्योरी से तो आपको ज्ञान हो जाता है। लेकिन आप चिंता ना करें, 7 पेपर इसमें भी मैंने बनाए हैं। इसमें प्रॉब्लम भी आती हैं, थ्योरी भी आती है। सबसे पहला क्वेश्चन पूरी डिफिनेशंस हम तैयार करें, जिसमें वेलेबल नॉन वेलेबल, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, कंप्लेंट, जांच, विचारण, अन्वेषण, समन मामला, वारंट मामला, इन सारी डिफिनेशंस को आप तैयार करिए। लेकिन इनको लिखने का तरीका है, वो तरीके से जब लिखेंगे तब नंबर आपको मिलेगा, जनरल तरीका नहीं। जैसे एक तरीका छोटा सा हम आपको बता दें, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस पे लिखने को आया तो आप पूरी परिभाषा लिख दीजिए। अगर केवल परिभाषा पूछा है, समझाइए अगर लिखा है तो आप इतना और बता दीजिए कि संज्ञेय मामले का सर्वोत्तम उदाहरण हत्या का अपराध है और 154 सीआरपीसी में संज्ञेय मामलों में एफआईआर होती है। साथ ही साथ ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन संज्ञेय मामला अगर है तो पुलिस को किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, किसी की ज़रूरत नहीं अनुमति लेने की है। इतना अगर जोड़ देंगे तो यही प्रैक्टिकल है जिससे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। ये सब हमारे पास हैं, ये हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आपको इतना बता दें, अगर आप ऑनलाइन में जुड़ जाते हैं तो हम आपके पते पर कंप्लीट आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का कंप्लीट नोट्स भेज देंगे। आपके पते पर कंप्लीट माइनर एक्ट का नोट्स भेज देंगे। उसकी जो फीस है, समुचित फीस, उचित फीस है, वो जमा हो जाएगी, वो सब आपके पते पर पहुंच जाएगा। आप उसको पढ़ते रहिए। सीआरपीसी का जो दूसरा सवाल हमारा बिहार का बनता है वह है कि बिना वारंट गिरफ्तारी पुलिस कब कर सकती है, प्राइवेट व्यक्ति कब कर सकता है, मजिस्ट्रेट कब कर सकता है, और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। इसमें बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत आती है। जोगिंदर सिंह बनाम स्टेट की केस डालना पड़ता है, डीके बसु बनाम स्टेट की केस डालना पड़ता है, तो उन केसेस के भूल जाते हैं अक्सर। और प्रोविज़न डालना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ तक। तो फिर ये क्वेश्चन आपका ये पूरा तैयार होगा। लीगल वर्डिक्ट न्यू आप डालेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, और जब नंबर आप मिलेगा रिटन में इतना चढ़े रहेंगे कि इंटरव्यू कम भी देगा तब भी हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आप, एक डेफिनेशन, एक बिना वारंट गिरफ्तारी पुलिस कब कर सकती है। तीसरा क्वेश्चन है तलाशी। 91 से 105 के बीच सीआरपीसी में एक पुलिस को कब तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट कह सकता है, अर्थात तलाशी से आप क्या समझते हैं? सर्च। व्हाट डू यू नो अबाउट सर्च? सर्च और सीजर में फ़र्क बताइए। और अगर सर्च इर्रेगुलर है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 460 और 61 में सारा रिजल्ट उसका दिया गया है। डाक खाने का प्राधिकारी का जो तलाशी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, अतः उसका पालन जरूरी होना चाहिए। सीजीएम के आदेश से, डीएम के आदेश से ही हो सकती है, नहीं तो वो इरेगुलर हो जाएगी। तो तलाशी से आप क्या समझते हैं? बिना वारंट तलाशी, वारंट तलाशी कब हो सकती है, और अनियमित तलाशी का रिजल्ट क्या है? एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, तलाशी हो गया आपका। एक क्वेश्चन मेंटेनेंस से 125 मेंटेनेंस, 125 मेंटेनेंस से आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा, वहाँ से आप तैयार करिए। मेंटेनेंस के बाद अचल संपत्ति संबंधी विवादों को हल करने के लिए सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या शक्तियाँ दी गई हैं? 145, 46, 47 लिखिए और बताइए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जज ऑर्डर के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन 401/397 में होगा, तो नंबर आपका बढ़ जाएगा फटाक दे। फिर अगला क्वेश्चन आइए, एफआईआर से आप क्या समझते हैं और इसके लिखने की प्रक्रिया बताइए, और बलात्कार से पीड़ित महिला की एफआईआर लिखने की विशेष प्रक्रिया जो दी गई है उसे स्पष्ट कीजिए। तो आप 154 बताएंगे और उसमें 164A जोड़ दीजिएगा तुरंत। भले ही यहाँ कह रहा लेकिन 164A आप जोड़ दीजिएगा नीचे ला करके कि तुरंत मेडिकल इसका होना चाहिए।
इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है, 156-57 लिखिएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट द रिमांड, रिमांड किसे कहते हैं, पुलिस और न्यायिक रिमांड में अंतर क्या है, और उस पर सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी की केस लिखिएगा, तो आपका रिमांड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चार्ज पे आइए। चार्ज, आरोपों में त्रुटियों का चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ता, मामले पर क्या प्रभाव पड़ता, 215 से कंप्लीट उत्तर लिखिएगा। आरोपों में क्या परिवर्तन हो सकता है, आप 216 और 17 से इसका उत्तर लिखिएगा। ज्वाइंडर ऑफ द चार्जेस से आप क्या समझते हैं, यानी आरोपों के संयोजन से आप क्या समझते हैं, क्या किसी एक व्यक्ति पर एक से अधिक आरोप लगाया जा सकता है, इसमें 218, 19, 20, 21 और 223 लिखिए। फिर क्वेश्चन आपका आता है ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड से आप क्या समझते हैं, 223 पे लिख डालिए। इसके बाद 4 ट्रायल आपके पास हैं, चारों ट्रायल तैयार कर लीजिएगा। उनको लिखने का तरीका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे लिखेगा, उसमें लंबा समय लगेगा। फिर आइए, प्ली बार्गेनिंग से आप क्या समझते हैं, यह किन अपराधों में होता है प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग के जजमेंट के खिलाफ एग्रीव्ड पर्सन को क्या उपचार है। प्ली बार्गेनिंग आप जानते हैं कि अमेरिका से आई हुई है, चैप्टर 21A में है, और इसके जजमेंट के खिलाफ उपचार बहुत ही लिमिटेड है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में केवल 136 मिला है इसके खिलाफ, और हाई कोर्ट में 226, 227 मिला है, ये उपचार दिए गए हैं। प्ली बार्गेनिंग के बाद एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपके सामने और आएगा, बहुत अच्छा सा है कि राइट द साइलेंट फीचर ऑफ फेयर ट्रायल अंडर सीआरपीसी। सीआरपीसी में फेयर ट्रायल के प्रमुख गुण बताइए, आप कहाँ कहाँ से फेयर ट्रायल के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, हम आपको भेज देंगे, इसका आपके मोबाइल पे चला जाएगा, आप चिंता इसके लिए मत करिए। कि स्वच्छ विचारण के प्रमुख प्रावधान जो करीब 10-12 हैं, कहाँ कहाँ पर हैं वो बताइए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस पर केस वो हम आपको बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वो हम आपको बता देंगे। साइलेंट फीचर, एक और मिसलेनियस क्वेश्चन जो दिक्कत आपको होगी, समस्त विचारण अभियुक्त के समक्ष होना चाहिए, किंतु इसके अपवाद बताइए, यानी 273, 205, 317, 299 इसको सेट करके लिखना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस पर केस आएगी। अब आता है अपील, किन मामलों में अपील होगी, किन मामलों में अपील नहीं होगी, 2 प्रकार के क्वेश्चन बना के पढ़ना है। अपीली न्यायालय की शक्तियाँ, तीसरा क्वेश्चन, और फिर रिवीजन पे शॉर्ट नोट, मधु लिमाई बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस, बेल, जमानती मामलों में जमानत के क्या नियम हैं और अजमानती मामलों में जमानत के क्या नियम हैं। जमानती मामलों में 436 आप लिखेंगे, अजमानती मामलों में 437 लिखेंगे, 439 लिखेंगे, एंटीसिपेटरी बेल में 438 लिखेंगे, और 482 इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, और उसमें भजन लाल बनाम हरियाणा राज्य की केस लिखेंगे। भजन लाल बनाम हरियाणा राज्य जरूर लिखिएगा। आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य की केस लिखी जाएगी। इन केसों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर कैंसिलेशन ऑफ बेल, रिजेक्शन ऑफ बेल का अंतर आपको बताना है क्या होता है। तो ये आपने बिहार के लिए पढ़ा कि सीआरपीसी में हम क्या क्या पढ़ें। अब हम आते हैं एविडेंस में, बताते हैं, आप बिल्कुल रेडी होके पढ़ते रहिए। एविडेंस में जब आप शुरू करते हैं पढ़ाई करना तो डेफिनेशन क्लास को कंप्लीट आप पढ़िए, प्रिजम्पशन पढ़िए, और पहला क्वेश्चन लीजिए। फिर आकर के पहले डेफिनेशन क्लास में रेलेवेंट एंड फैक्ट इन इशू, यानी सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य को स्पष्ट करते हुए दोनों में फर्क बताइए, एक क्वेश्चन तैयार करिए। दूसरा क्वेश्चन तैयार करिए,
उपधारणाओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करते हुए विधि की खंडनीय और अखंडनीय उपधारणा बताइए। धारा 4 कंप्लीट लिखिएगा, 114 लिखिएगा ला करके, 113A 113B लिखिएगा, 114A लिखिएगा, सब जोड़ करके इसको समझाइएगा। और सतबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य की केस लिखेंगे। फिर रेस जेस्टे अंशुरुत साक्ष्य, अंशुरुत साक्ष्य के बारे में बताइएगा, एक ही संव्यवहार के भाग। धारा 8 प्रॉब्लम के लिए आपको और मेन के लिए क्या, आचरण तैयारी, आचरण तैयारी और मोटिव का इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ स्थान है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिव, ये हो गया क्वेश्चन आपका। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन 11 पे एलिबाई पर, विवादक एवं सुसंगत तथ्य से असंगत तथ्य सुसंगत होते हैं, जिसको हम एलिबाई कहते हैं, या सपोर्ट करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। सखाराम बनाम स्टेट की केस आप इस पे लिखिएगा, सखाराम बनाम स्टेट की। सेक्शन 14 पे लिखिएगा पूरा, मनोदशा कहाँ तक सुसंगत है, शारीरिक संवेदनाएं कहाँ तक सुसंगत है। फिर आइए स्वीकृत को परिभाषित कीजिए और किन किन व्यक्तियों की स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं। धारा 17 परिभाषा हो गई, 18, 19, 20 में इन व्यक्तियों की स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, स्वीकृत का साक्षिक महत्व बताइए। इसमें 21, 31 और 58 डाल दीजिएगा, 21 और 31, 58 डालिएगा। फिर आएगा कि स्वीकृत सदैव स्वीकर्ता के विरुद्ध जाती है, क्या स्वीकर्ता उसे अपने पक्ष में भी साबित कर सकता है, अब बिल्कुल हो सकता है। 21 कंप्लीट लिखिएगा फिर इस पे। अगला है संस्वीकृत की परिभाषा दीजिए और कब ऐसी संस्वीकृत रिलेवेंट होती है अगेंस्ट मेकर ऑफ द कन्फेशन और कब इररिलेवेंट होती अगेंस्ट द मेकर ऑफ द कन्फेशन। स्वीकृतियों की परिभाषा और कब यह स्वीकर्ता के विरुद्ध रेलेवेंट होगी और कब स्वीकर्ता के विरुद्ध रेलेवेंट नहीं होगी। रेलेवेंट होगी, रेलेवेंट नहीं होगी। रेलेवेंट नहीं होगी में 25, 26 डालिए, 24, 25, 26 रेलेवेंट नहीं होगी और 26, 27, 28 डालिए रेलेवेंट होगी। सहअभियुक्त की संस्वीकृत पर 30 लिखिए और साथ ही साथ कश्मीरा सिंह बनाम कश्मीरा भुवनी साहू, इन दोनों केसेस को लिखिएगा। डाइन डिक्लेरेशन पर, इसकी डाइन डिक्लेरेशन क्या है। पहला, यह किन सिद्धांतों पर न्यायालय लेते हैं, कैसे न्यायालय में साबित किया जाता है और यदि व्यक्ति जीवित बच जाए तब भी क्या इसका महत्व है। इसमें जितने पॉइंट हमने बताए अलग अलग हैं। कैसे न्यायालय में साबित होता है 59, 60, 61, 62 लिखा जाता है। साथ ही इसके सिद्धांत दिए गए हैं, किन सिद्धांतों पर यह लिया जाता है। नेसेसिटी माने आवश्यकता का सिद्धांत, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का सिद्धांत, लैक ऑफ अदर एविडेंस ये लिखा जाता है। सब छोड़ देते हैं स्टूडेंट। डाइन डिक्लेरेशन के बाद प्रीवियस जजमेंट व्हेन रेलेवेंट यानी 40 से 44 आप लिखेंगे। विशेषज्ञ का साक्ष्य फिर आएगा, उसमें 45 से 50 के बीच की बातें लिखी जाएंगी। करेक्टर पे हम 52, 53, 54 लिखेंगे। जुडिशियल नोटिस का एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, जुडिशियल नोटिस पर साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है तो हम 57 लिखेंगे कंप्लीट। फिर हमारा आता अंशुरुत साक्ष्य आप क्या समझते हैं और ये कहाँ तक ग्राह्य है। इसमें धारा 60 लिखेंगे, अंशुरुत साक्ष्य लिखेंगे, उसका उदाहरण लिखेंगे। मोदी की मन की बातें, टीवी में देखी गई बातें, अखबार में छपी सब बातें, ये सब अंशुरुत साक्ष्य के उदाहरण हैं। और इस साक्ष्य में लिया नहीं जाता मगर अपवादिक दशाओं में
लिया जाता है और उस पर फिर केस लिखेंगे शरद विरदी चंद बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 सुप्रीम कोर्ट। आंसर और साक्ष्य पे। फिर आपका आता है प्राथमिक द्वितीयक साक्ष्य कब क्या क्या है और कब द्वितीयक साक्ष्य दिया जाएगा। 62, 63, 64, 65, 66 लिख दीजिएगा। जो बातें दस्तावेज में लेखबद्ध हैं वो दस्तावेज से ही साबित की जाएंगी, कोई दूसरा साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। इसके अपवाद बताइए। 91, 92 लिखेंगे। काशीनाथ बनाम चंडी की केस लिखेंगे इस पे। सारे परंतु के साथ इलस्ट्रेशन जोड़ना जरूरी है। फिर आया प्रत्यक्ष संदिग्धता, अप्रत्यक्ष संदिग्धता, पेटेंट एम्बिग्यूटी, लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या है, सो उदाहरण समझाइए। किस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जाता है और दोनों में अंतर। फिर 93, 94, 95, 96, 97 तक आपको लिखना है। सबूत के भार से आप क्या समझते हैं। आपराधिक एवं सिविल मामलों में सबूत का भार में क्या फर्क है। तो धाराएं तो आप 101 से लेकर 105, 6 तक लिखेंगे, लेकिन इसमें है दोनों में फ़र्क पूछ रहा है 101 और 105 का, तो आप इस पर 105 पूरा लिखिएगा। और फिर रविंद्र कुमार डे, रविंद्र की एक केस है उड़ीसा की, उसके माध्यम से समझाइएगा। और साथ ही बोलमिंगटन बनाम डीपीपी की केस दीजिएगा। फिर प्रताप बनाम स्टेट ऑफ यूपी के माध्यम से बताइएगा कि 101 सबूत का भार बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है और 105 का भार अभियुक्त का जो बचाव है वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों में फर्क है। फिर विबंध के बारे में एक क्वेश्चन आपका तैयार करिए। फिर विशेषाधिकृत संसूचनाएं क्या हैं, इस पर 122 और 126 मेन तैयार करना है आपको। वैवाहिक संसूचनाएं और व्यावसायिक संसूचनाएं। कंपेल विटनेस विश्वसनीय साक्षी 132 पर लिखिएगा। और मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा का विस्तार, उद्देश्य और पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार करिएगा। सूचक प्रश्न से आप क्या समझते हैं, किन दशाओं में से पूछने की अनुमति दी जाएगी। 141, 142, 143 लिखिएगा इसके। प्रति परीक्षा जब गवाहों की ली जाएगी तो उस पर लिमिट क्या है, लिमिट के बारे में आप लिखिएगा 146 से 153 तक। किसी साक्ष्य की विश्वसनीयता कैसे इम्पीच की जाती है, कैसे उसे नष्ट किया जाता है, इसमें आपको लिखना है 2 पार्ट बना करके। किसी साक्ष्य की विश्वसनीयता इम्पीच करने का तरीका 2 है। एक बाई क्रॉस एग्जामिनेशन और दूसरा है बाई